नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीके के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है अपने, जिसमें चौथा वीडियो आज का ये। 3 वीडियो हम देख चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर देखें। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज देखते हैं आज के वीडियो में आज का मोटिवेशनल कोट। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। दोस्तों देखो, हम कई बार क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए हम टालते रहते हैं हर बात को। भाई इस काम को करना है तो कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इसके चक्कर में क्या होता है, समय तो निकलता रहता है अपनी गति से, हमें पता ही नहीं चलता कब कल परसों करते करते महीना निकल जाता है, कब साल निकल जाता है। तो कोई भी कार्य हो उसको हाथों हाथ कर लेना चाहिए, वरना समय अपनी गति से चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कब कितना दिन निकल चुके हैं, और वो काम हो भी नहीं पाता है, और हमें मन में ऐसे मलाल रहता है कि यार वो हो ही नहीं पाया, मुझसे कर ही नहीं पाया। इसी प्रकार पढ़ाई में भी कभी भी आपको कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी प्रश्न हो, नहीं आता है, मान लो कहीं भी अटक रहे हो, तो हाथों हाथ उसी टाइम पर अपना नोटबुक या अपने नोट्स जो भी हैं आपके पास, वीडियो देखते हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो स्थिति, खोल के देख लो उसको हाथों हाथ, उसी टाइम पर उसको क्लियर कर लो। आने वाले समय पर टालोगे तो वो रह जाएगा। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट। देखते हैं आज के प्रश्न। कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती हैं, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती हैं। तो कथन ए भी सही है, चंद्रमा का हमें एक ही भाग या आधा भाग ही दिखाई देता है चंद्रमा का, दोनों में से, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करती हैं, और अपने अक्ष पर घूमता है चंद्रमा, तो वो कितना समय में, वो भी लगभग 27 दिनों में ही पूरा करता है। लेकिन जबकि सूर्य की बात की जाए तो सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी चक्कर लगाती हैं तो सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन, या यूँ कहें 1 साल। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, आपको पता होगा। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों सही हैं, और बी सही व्याख्या है एक ही। तो इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, और बी सही व्याख्या है एक ही। बाकी ऑप्शन से हमें देखने से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों कथन सही हैं, देख ही चुके हम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। सीटेट जुलाई में आया हुआ प्रश्न है 2019 का। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो मैं बता दूं आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बोलते हैं हम। मसौदा बोलो या प्रारूप एक ही बात है। बाकी पर भी चर्चा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। इसी प्रकार सी राजगोपालाचारी, हम पहले भी बात कर चुके हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। तो इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात की जाए राजेंद्र प्रसाद जी की, तो ये अपने संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे, मतलब ये संविधान सभा के। जबकि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। जबकि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है अपने सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है। बीएसटीसी 2018 में आया प्रश्न है। मैंगनीज, कोयला, टंगस्टन, लोएस्क। हम बात करते हैं खनिज की। मैंगनीज की बात की जाए तो देखो, मैंगनीज है ना, जो लीलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, इनसे संबंधित आता है मैंगनीज का क्षेत्र। लीलवाना, तलवाड़ा, जो कि बांसवाड़ा में आते हैं दोनों स्थान, और ये अवसादी चट्टानों से बने होते हैं मैंगनीज खनिज। चट्टानों के बारे में हमने पहले भी बात की है पिछले वीडियो में। कोयले की बात की जाए तो कोयला है वो लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है राजस्थान में। कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें लिग्नाइट प्रकार होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है लिग्नाइट, तो वो पाया जाता है कपूरडी, बाड़मेर, पलाना और बरसिंगसर, बीकानेर में। पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, तो इसको भी ध्यान रखना। इसी प्रकार टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन का राजस्थान में डेगाना क्षेत्र नागौर में आता है, वो इसका प्रमुख क्षेत्र है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। और टंगस्टन इसके अलावा आबू, रेवदर, बालदा, ये सिरोही में आते हैं, यहाँ पर भी टंगस्टन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहे की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है लोहे का। मोरिजा बानोला जयपुर की प्रसिद्ध खान मानी जाती है लोहे की।
प्रसिद्ध जगह मानी जाती हैं। नीमला, रायसेला, दौसा की, लोहारपुरा, मोहनपुरा, बूंदी, यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है, लोहा का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार अन्य जानकारियों को भी ध्यान रखें। और लोहा अयस्क है ना, वो जलज एवं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है ये खनिज। तो इस प्रकार हमने बाकी ऑप्शन को देखा। ऐसे ही आगे देखते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। वायुमंडल का प्रश्न रीट सीटेट इन टेट वाले एग्जाम में जरूर आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं, हम सभी पर बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं हम शोभ मंडल। वायुमंडल को जो मंडल है वो 5 प्रकार के हैं, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो देखो, सबसे निचली परत वाला होता है, सबसे नीचे का होता है वो होता है शोभ मंडल, जो सबसे महत्वपूर्ण परत भी मानी जाती है शोभ मंडल की। और शोभ मंडल में क्या होता है, जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे आंधी तूफान आते हैं, कोहरा, वर्षा, ये सभी किसमें होते हैं? ये शोभ मंडल में होते हैं। और इसकी ऊंचाई मानी जाती है 13 किमी, लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है शोभ मंडल की अधिकतम। और ऑक्सीजन का अधिकांश भाग भी शोभ मंडल में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल शोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक होता है, मतलब 13 से 50 किलोमीटर के लगभग किसे मानते हैं हम? समताप मंडल को। और वायुयान इसी परत में उड़ते हैं, शोभ मंडल परत में ही वायुयान उड़ते हैं। ओजोन गैस भी इसी में पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ओजोन गैस का, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, कौन से वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो वो आता है समताप मंडल, इसी में पाई जाती है ओजोन गैस या ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समताप मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो ये समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर 50 तक कौन था? समताप मंडल। और समताप से मध्य मंडल तक 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती हैं ये मध्य मंडल। और मध्य मंडल तीसरी परत मानी जाती है। क्रम भी पूछा जा सकता है इनका, तो ये भी ध्यान रखना। बाह्य वायुमंडल की बात करें तो बाह्य वायुमंडल होती है वायुमंडल की चौथी परत, और ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित मानी जाती हैं। संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण परतें हैं, इसमें संचार का कार्य होता है, और इसी से रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। तो ये भी ध्यान रखना। इसे ही हम एक और बात बता दूं, बाह्य वायुमंडल को ही बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं इसको ही? आयन मंडल। एक होता है बहिर्मंडल, जो कि सबसे ऊपरी परत मानी जाती है और 5वीं परत मानी जाती है। और ये यहाँ पर क्या होता है, अत्यंत विरल होती है, मतलब यहाँ पर गैसें, और मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है बहिर्मंडल में। तो ये सभी बातें ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना, कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? वो है बाह्य वायुमंडल, इसे ही बोलते हैं आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 4, चौथे का 4। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनीति लिखते थे? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। तो देखो, जयपुर का वो शासक था सवाई प्रताप सिंह, जो कविता लिखते थे उनमें अपना नाम ब्रजनीति लिखते थे। इस प्रकार एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। ये सीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता है? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा व तक्षशिला का पतन हुआ। तो हम महायान के शाखाएं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, उन पर बात करते हैं। देखो, हीनयान और महायान 2 शाखा में बट गया था। कनिष्क सम्राट कनिष्क के समय में हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म। तो हीनयान शाखा वाले लोग तो क्या है, कर्म के ऊपर जोर देते थे, कर्म करने पर। और हीनयान शाखा के लोग थे जो नवाचार नहीं चाहते थे, वो सुधार कार्य होना के लिए वो विरोध करते थे, सुधार के लिए। जबकि महायान शाखा के लोग थे वो सुधार कार्य करना चाहते थे, और वो परंपरावादी नहीं थे महायान शाखा के। तो इन तथ्यों को ध्यान रखना आप। हीनयान शाखा के जो लोग थे वो मतलब इसकी महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे ना, तो वो देवता के रूप में नहीं करते थे, वो महात्मा बुद्ध की पूजा महापुरुष के रूप में करते थे। जबकि महायान शाखा के लोग देवता के रूप में ही पूजते थे, किन्हें? महात्मा बुद्ध को। मूर्ति पूजा पे जोर देते थे महायान शाखा के लोग, और वो हीनयान शाखा के लोग इनके विरोधी थे। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो अपना इसका उत्तर तो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 6 का बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ऑप्शन नंबर 2 महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ये सही बात है। बोधिसत्वों को स्वीकारा गया है इसमें महायान में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जबकि बोधिसत्व यानी कि बुद्ध के रूप को स्वीकारा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कौन सा प्रसिद्ध गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? 4 गीत दिए हुए हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, इमल, सपना, गोरबंद। देखो कुर्जा वीर गीत होता है, एक वियोग श्रृंगार का गीत होता है कुर्जा, और ये कुर्जा पक्षी नाम का एक कुर्जा पक्षी है, एक जो कि प्रवासी पक्षी है, स्थानीय भाषा में इसे कुर्जा कहते हैं। तो उससे संबंधित गीत होता है, इसके माध्यम से इसका वहन से और नायक नायिका का मिलन दिल को छूने वाला होता है। इस गीत में कुर्जा पक्षी का वहन और नायक नायिका का मिलन दिल को छूने वाला होता है इस गीत लोकगीत में। तो और एक चीज़ और बता दूं इसमें, ये क्या है, छापर का तालाब और गना पक्षी विहार भरतपुर में पाया जाता है। कुर्जा पक्षी आना पसंद करते हैं यहाँ पर। ये मूमल लोकगीत की बात की जाए तो ये जैसलमेर क्षेत्र का श्रृंगार परक गीत है, वीर गीत है, ये भी जैसलमेर का श्रृंगार परक गीत है। और इसमें क्या होता है, जैसलमेर की जो लोद्रवा की राजकुमारी थी, इसमें मूमल और अमरकोट का महिंद्रा राजकुमार, इनका प्रेम प्रसंग इसमें दर्शाया गया है मूमल लोकगीत में। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के महिंद्रा का, और जो राजकुमारी थे उसका नक्शिक वर्णन भी इसमें दर्शाया गया है। नक्शिक वर्णन क्या होता है? नक्शिक वर्णन होता है नाखून से लेकर सिक यानी सिर तक, पैर के नाखून से लेकर सिर तक सभी का वर्णन किया गया है, बहुत ही विचित्र तरीके से सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये मूमल हुआ। सपना, जिसे सुपनो गीत भी बोलते हैं, इसके माध्यम से परिणय मिलन को तरस रही किशोरियों के सपनों का चित्रण किया जाता है, तो ये सपना लोकगीत हुआ। गोरबंद की बात की जाए तो ये ऊँटों के श्रृंगार से संबंधित लोकगीत हैं, इसमें शेखावटी और मारवाड़ के जो गाए जाने वाले गीत आते हैं, मतलब इसमें गोरबंद में। तो इस प्रकार हमसे सौंदर्य की बात की जाए तो सौंदर्य वाला लोकगीत इनमें कौन सा है? वो है मूमल, जिसमें किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? मूमल के, और महिंद्रा इसका राजकुमार है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही हल कर रहे हैं, आपको पता है, पढ़ तो आपने सब कुछ रखा होता है, लेकिन क्या होता है देखो, क्वेश्चन आंसर करना बहुत आवश्यक हो जाता है अपने लिए। अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को मजबूत करना है ना अगर आपको, तो मेरा यही कहना है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर हल करने चाहिए और डेली करने चाहिए, कंटिन्यू हमें प्रश्न उत्तर सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होगा, अपनी पढ़ाई मजबूत होगी और हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, और प्रश्नों का तरीका भी पता चलता है इससे। वरना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं 10 प्रश्न लाता हूँ, क्या होता है 10 प्रश्नों से? कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे पता है इन 10 प्रश्नों से धीरे धीरे आप लोग इससे जुड़ोगे, और ये क्वेश्चन वो है जो पुराने एग्जाम में है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बनाने का क्या तरीका है। यही मेरा उद्देश्य है इन प्रश्नों को लाने का यहाँ पर। तो आज का 8वां प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताया आपको। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 8/8/2012 में प्रश्न आया है ये भी। तो देखो, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये कथन असत्य है क्या? वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया मानते हैं। तो देखो, भारतीय समाज को बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया मानते हैं, आप नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हो। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी सही कथन है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की ही देन है, ये कथन भी सही है। इस प्रकार अपने 2, 3, 4 ये कथन तो सही है, जबकि कथन नंबर 1 गलत है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था, ये कथन गलत है। इस प्रकार 8वें का उत्तर हो जाएगा 1। 9वां प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप के संबंधित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बता देता हूँ। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादल महल में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप के जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये भी गोगुंदा में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वो 1597 में हुई थी। तो इस प्रकार 1540 में तो उनका जन्म हुआ और 97 में मृत्यु, तो इसको आप माइनस कर सकते हो, कितने वर्ष तक वो जिए? 57 वर्ष तक। तो इसमें यही पूछा गया हमसे, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो वो 57 वर्ष थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, 57 वर्ष। और महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था लगभग 1585 के आसपास। और वो चावंड राजधानी कब तक रही थी, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई चावंड राजधानी कब तक रही। उसमें 1597 में ऑप्शन देता है,
जिससे क्या होता है, लोग बाग कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 1597 में, तो बस चावंड राजधानी भी तब तक ही रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मेवाड़ की राजधानी चावंड 1597 तक नहीं, जबकि 1615 तक रही थी। कब तक? 1615 ईस्वी तक रही थी चावंड राजधानी मेवाड़ की। तो ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसका भी ध्यान रखना आप। आज का लास्ट प्रश्न है, जनसंख्या के ऊपर है, जनगणना के ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले बताने। BSTC में आया प्रश्न है, बाड़मेर बीकानेर है, जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर या जैसलमेर चूरू। यहाँ पर उसने कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन इतने वो दिए हैं ज़बरदस्त, सभी में देखो कन्फ्यूज। आपको बीकानेर बीकानेर 2 जगह मिल रहा है, जैसलमेर जैसलमेर 3 जगह मिल रहा है, बाड़मेर 2 जगह मिल रहा है, तो आप इससे पता ही नहीं चला पा रहे हो। अब जिसको कंफर्म पता होगा वो तो इसका सही उत्तर लगा देगा, जिसको नहीं पता होगा तुक्का लगाएगा तो उसका तुक्का गलत जाएगा। तो देखो इनको क्या होती है, जनसंख्या को याद करना बहुत मुश्किल होता है अपने लिए, लेकिन इसका आसान बनाना भी अपने ही आते हैं। ट्रिक बनाने पड़ती है, इनकी ट्रिक से याद किया करो इनको। जनगणना में मतलब न्यूनतम घनत्व पूछे जाए, 4-5 जिले याद कर लो, ऐसे सर्वाधिक के याद कर लो। हर चीज़ के लिंगानुपात के पूछे जाए, उनके भी ऐसे ही ट्रिक बना के याद करो। इससे क्या होगा, ट्रिक हमें याद रहेगी और जनगणना बदलेगी थोड़ी 2011 की। हाँ, नेक्स्ट जनगणना आएगी 2021 की, वो बात की बात है, अभी तो अपने क्वेश्चन 2011 की के ही आएंगे। तो देखो मैं इसका बता देता हूँ, इसका उत्तर तो हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाले 4 जिले बताता हूँ मैं आपको, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए राजस्थान के, तो उसमें जिले आते हैं अपने जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ये अपने 4 जिले आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप अच्छे से ध्यान रखना और करना इनको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने को नंबर दिलाने वाले होते हैं फ्री के। जनगणना मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनगणना, कृषि से संबंधित, खनिज से संबंधित, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर कर लो, आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के हमने प्रश्न देखे, हम कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न छोड़ के जाते हैं उसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आज कल का प्रश्न था, निम्न में से सत्य बताइए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, सही कथन है ये। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी ही थी, ये भी सही बात है। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट निवेदिता, ये कथन बिल्कुल गलत है, और बहुत सौ को ये कथन सही लग रहा होगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट थी, निवेदिता नहीं थी, ध्यान रखना। जबकि निवेदिता क्या थी, तो राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी निवेदिता, ये ध्यान रखना। और राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, तो ये भी सही है, ये महिला का नाम है कुशल सिंह, न कि पुरुष का, ध्यान रखना। तो ये 3 कथनों में 3 कथन सत्य हैं, जबकि ये 6 नंबर ऑप्शन इसका सत्य है, क्योंकि इसका आना चाहिए था नम्रता भट्ट। मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम एक चीज़ और शुरुआत करना चाहते हैं कि जो पिछले वीडियो के जो प्रश्न होते हैं उनको भी आज हम देखेंगे जल्दी से। तो ये नया काम करने जा रहे हैं, 10 प्रश्नों के साथ एक ये प्रश्न 11 और एक प्रश्न कल के लिए छोड़ूंगा, इसलिए 12 और ऐसे करके 10 से 22 प्रश्न हो जाएंगे अपने इस वीडियो में। तो वो कल के प्रश्न देखते हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कायांतर सेल के बारे में बात की जाए तो देखो, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतर सेल में परिवर्तित हो जाती है, सही कथन था। कायांतर सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मेघवा बनाते हैं, ये भी सही कथन था। संगमर में कायांतरित सेल हैं, ये भी सही कथन था। इस प्रकार इसके ABC तीनों सही थे, कल देख ही चुके, इस पर बात कर ही चुके। अगला देखते हैं कल का प्रश्न, ये रिवीजन चल रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इसका सही उत्तर कथन नंबर 1। अगला प्रश्न था कल का, प्रसिद्ध बटाड़ू कुआं राजस्थान के किस में से किस जिले में आता है, तो बाड़मेर में आता है, बता चुका। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी, तो वो थे अपने लॉर्ड डलहौजी। इसका उत्तर 4 नंबर। कल का 5वां प्रश्न था, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने 1919 में एक समाचार पत्र निकाला जो किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान केसरी नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन राजस्थान 1921 में निकाला था उन्होंने ही। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया, तो संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय ब्रिटेन से, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ध्यान रखना। कल का 7वां प्रश्न था, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य बताना था, तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत कथन था, सभी विधायकों के मत समान मूल्य नहीं रखते थे, इसलिए यह गलत कथन था।
बाकी तीनों कथन सही थे, आप देख लेना। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक सगुण भक्ति का निम्बाग जी थे, जबकि दादू नानक और कबीर निगुण भक्ति के प्रचारक थे। निम्न इसमें से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्लें पाई जाती है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थार पारकर पाई जाती है, जिसे मालानी नस्ल भी बोलते हैं, और राजस्थान की सर्वोत्तम नस्लें गाय की, ये बात कर चुके हैं हम। तो इस प्रकार हमने डिवीजन में देख लिए कल के प्रश्न, और आज जो प्रश्न देखे जा रहा हूँ इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। दो कथन है, इनके बारे में दिया हुआ है, क्या केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।